हे हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सो हम लोग अपने सीएमए फाइनल सीएफआर चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिवीजन सीरीज में हम लोग आज इंड एस 23 बोरोविंग कॉस्ट कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, साथ ही साथ जितना भी रेलेवेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो जो ये क्वेश्चन का पीडीएफ जो है ना, ये जो क्वेश्चन मैं यूज करने वाला है, क्वेश्चन जो सॉल्यूशन पूरा जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, उसमें मैं सारा रिसोर्सेज में शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ जो मैं यहाँ पे नोट्स जो यूज करने वाला हूँ ना, हैंड रिटन नोट्स, ये हमारा हैंड रिटन नोट्स आपको हमारा वेबसाइट से मिल जाएगा, बट ये फ्री नहीं है, इसको आपको परचेज करना पड़ेगा। इसका हार्ड कॉपी ले सकते हो आप, इसका ई बुक भी परचेज कर सकते हो। अगर आपने ई बुक परचेज करा तो फिर आप उसको डाउनलोड या प्रिंट नहीं कर सकते हो, आप बस अपने डिवाइस से उसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपने हार्ड कॉपी लिया तो ये पूरा कलर्ड बुक इस तरह से आएगा। ये जो बुक है हमारा, ये जो बुक आपको दिख रहा है ना, पूरा हैंड एंड नोट्स, ये पूरा इस तरह से पूरा आपको ये मिलेगा, है ना। चलो आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर अभी अब अपना इंड एस 23 बोरोविंग कॉस्ट का रिवीजन। सबसे पहले मुझे बताओ बोरोविंग कॉस्ट से समझते क्यों। देखो, बोरोविंग कॉस्ट अगर एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो जो हम लोग लोन लेते हैं ना, जो हम लोग लोन लेते हैं उस पे जो इंटरेस्ट आता है, उस पे जो इंटरेस्ट आता है उसी को हम लोग बोरोविंग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, बट सिर्फ इतना सा मतलब ही नहीं है इसका। आप समझो, जब हम लोग लोन लेते हैं ना, तो उसमें इंटरेस्ट के अलावा और भी कुछ कुछ चार्जेस लाइक प्रोसेसिंग फी वगैरह यहाँ पर आता है, ठीक है। अब समझो क्या होता है, हम लोग जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे करते हैं और जो हमारा इंटरेस्ट जो हम लोग बुक करते हैं, हम लोग अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं फाइनेंस कॉस्ट के हिसाब से, जो हमारा इंटरेस्ट जो हम निकालते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से, EIM, जो हम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से जो हम लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, जो हम लोगों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी सीख रखा है, तो वही इंटरेस्ट यहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। हो सकता है एक्चुअल का पेमेंट जो हमारा हो रहा है वो अलग हो, बट इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से जो आ रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट, उसको हम लोग यहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट में कंसीडर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने 116 अगर आपने रिवाइज कर लिया है, तो उसमें भी आपने देखा होगा जो हमारा फाइनेंस लीज होता है, उसमें जो फाइनेंस कॉस्ट जो हम लोग बुक करते हैं हर साल, वो भी यहाँ पर कवर होगा। इसके बाद एक लास्ट में इसे में हम लोग लास्ट में टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। फॉरेन करेंसी में जो हम लोग बोरोइंग करते हैं, तो कुछ हद तक उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में इसके बारे में भी। तो जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है उसका कुछ एक पोर्शन हम लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अब कैसे क्या होगा उस टॉपिक में आपको समझाऊंगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई प्रेफरेंस शेयर अगर है ना, अगर आपके पास कोई प्रेफरेंस शेयर है और उस प्रेफरेंस शेयर को हम लोग क्लासिफाई किए हैं एज लाइबिलिटी, है ना। अगर प्रेफरेंस शेयर आपके पास है, अगर उसको हम लोग क्लासिफाई किए हैं लाइबिलिटी, मतलब जहां पर हमारा पेमेंट का ऑब्लिगेशन अगर हमारा आता है, तो उस पे जो डिविडेंड जा रहा है ना, उस पे डिविडेंड जो जा रहा है, वो डिविडेंड अगर आपका ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी अगर बुक होता है, तो उसको भी मतलब लाइबिलिटी क्लासिफाइड अगर हो रखा है वो, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट में कवर कर लेंगे। बट ध्यान रखना, इक्विटी शेयर के केस में कुछ भी अगर रहा तो वो हम लोग यहाँ पर कवर नहीं करते, वो बोरोइंग कॉस्ट में काउंट नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो हम लोग पढ़ते हैं पे क्या लिखा है बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। बोरोइंग कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इंकर्ड बाय एन एंटिटी इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड्स। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एक्सपेंसिव कैलकुलेटेड यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस लीजेस, और उसके बाद देखो एक्सचेंज डिफरेंस ऑन बोरोड फंड्स टू द एक्सटेंट दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट। अब ये क्या होता है ना, ये लास्ट टॉपिक में समझाऊंगा मैं आपको, छोड़ दो अभी। और प्रेफरेंस शेयर अगर क्लासीफाई हुआ है अगर लाइबिलिटी में, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे, उसका जो डिविडेंड जा रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पर लाइबिलिटी, मतलब ये हमारा बोरोइंग कॉस्ट में काउंट हो जाएगा। अब जो बोरोइंग कॉस्ट है, ठीक है सर, आ गया यहाँ पर लाइक हमारा समझ लो सर, बोरोइंग कॉस्ट आ गया 1 लाख रुपया। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसको करना क्या है। मान लो 1 लाख रुपया हमारा बोरोइंग कॉस्ट आ रहा है, अब इसको करना क्या है। देखो, दो हमारे पास वे है, आइदर ये कैपिटलाइज हो सकता है, या तो फिर ये एक्सपेंस, इसको हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मांग के इसको पीएल में हम लोग बुक कर सकते हैं। या तो ये कैपिटलाइज हो सकता है, या तो फिर इसको हम लोग एक्सपेंस मान के इसको हम लोग बुक कर देते हैं। तो कैपिटलाइज कब हो सकता है पता है, ये कैपिटलाइज सब हो सकता है जब ये बोरोइंग कॉस्ट जो है ना, ये पता क्यों यूज हो रहा, ये हमारा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ, फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। अच्छा, इसका मतलब अगर ये एक क्वालिफाइंग एसेट
ये अगर एक क्वालिफाइंग एसिड के प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन में लग रहा है और ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है इसका, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है इसको आप कैपिटलाइज कर दो। हाँ, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मैच होना चाहिए जो हम लोग नॉर्मली इंड AS 16 और 38 में हम लोग पढ़ते हैं। सर ये वाला चीज थोड़ा समझ में हम लोग को नहीं आया, ध्यान समझना चीजों को। देखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये क्वालिफाइंग एसिड, जैसे मान लो एक मशीनरी है, ठीक है, एक मशीनरी है, मान लो अभी ये क्वालिफाइंग एसिड है, क्या होता है वो नहीं पता। अगर इस मशीनरी को बनाने में, मशीनरी को बनाने के लिए हम लोग को लोन लेना पड़ा है और इसको बनाने में ये पैसा पूरा पूरा अगर लग गया है, तो उस समय जितना भी हमारा इंटरेस्ट जो जा रहा होगा ना, जो हमारा बोरोइंग कॉस्ट जो हमारा जा रहा होगा, हम लोग इसी मशीनरी के कॉस्ट में इसको हम लोग कैपिटलाइज कैसे, मान लो 10 लाख का मशीन है और इसमें 80,000 रुपया जो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट अगर निकल के आ रहा है इस मशीन को बनाने में, तो हम लोग बोल देंगे कि ये 10,80,000 रुपया इसका मान लिया जाएगा यहाँ पर कॉस्ट। समझे क्या? तो इसका मतलब हम लोग उसको कैपिटलाइज कर देंगे अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हुआ फॉर द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड। अब बात है सर ये क्वालिफाइंग एसिड का मतलब क्या होता है? तो क्वालिफाइंग एसिड आप उस एसिड को बोलोगे जिसको बनने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, जिसको रेडी फॉर इंटेंडेड यूज या फिर सेल, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज या फिर सेल मतलब क्या? रेडी फॉर यूज या फिर सेल मतलब क्या? अगर आप कोई इन्वेंट्री भी अगर आप बना रहे हो ना तो भी चलेगा, मतलब इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसिड में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एक एसिड बना रहे हो फॉर फॉर योर यूज, है ना, तो जब तक वो रेडी फॉर यूज, अब देखो आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पुट टू यूज का वो उससे फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। अगर रेडी फॉर यूज होने में या फिर रेडी फॉर सेल, वो सेल के लायक उसको बनाने में, उस इन्वेंट्री को, ठीक है, अगर बनने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम अगर लगता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग एसिड। अब बात है सर ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? दो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो डिफाइन तो नहीं है कहीं पे, इंडेक्स में कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, बट जनरली इसको हम लोग 12 मंथ्स हम लोग कंसीडर करते हैं। ये जनरली है, अपन लोग जनरल टर्म में बोलते हैं कि 12 महीना हम लोग कंसीडर करते हैं। हो सकता है कभी कभी 8 महीना भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाए और कभी कभी 16 महीना भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं माना जाए, हो सकता है ऐसा, है ना, बट जनरली ऐसा देखने नहीं मिलेगा। 12 महीना हुआ तो वो मान ही लेगा, कहीं कहीं पे तो 8-9 महीना को भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो क्वालिफाइंग एसिड का मतलब क्या है? ये एक ऐसा एसिड है जिसको रेडी फॉर इंटेंडेड यूज या फिर सेल करना है, तो उसको सेल के लायक बनाने के लिए उसको एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ, इसको हम लोग जनरली 12 महीना मानते हैं और ये कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब चाहे आप देखो यहाँ पर ध्यान से, आप अगर एक क्वालिफाइंग एसिड के एक्विजिशन, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन, अब देखो आपको लगेगा सर प्रोडक्शन ठीक है सर, हम लोग इन्वेंट्री खुद बना रहे हैं, हम लोग इन्वेंट्री से खुद बना रहे हैं, हो सकता है कुछ कुछ बड़ा बड़ा इन्वेंट्री से मान लो एक अरब बना रहे हैं, अब इन सबको बनने में टाइम लगता है, तो वहां पे ठीक है सर समझ में आता है, हो सकता है कि 12 महीने उससे लग जाए, टाइम लग सकता है। सर कंस्ट्रक्शन समझ में आता है, हम लोग अपना एक बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई मशीन बड़ा हम लोग बना रहे हैं, वहां टाइम लग सकता है। सर एक्विजिशन का मतलब तो परचेज करना होता है, हम लोग एक्वायर कर ले रहे हैं। अगर आप कुछ चीज एक्वायर कर रहे हो तो फिर तो वो आपके लिए रेडी टू यूज होगा ऑन द डेट ऑफ परचेस, लगता है ना। तो कोई भी एक एसेट जो रेडी फॉर यूज था ऑन द डेट ऑफ परचेस, अब आपने मान लो आप लेकर आए हो, एसी लेकर आए हो, इंस्टॉल करने में आपको हो सकता है टाइम लगे 2-3 घंटा 5 घंटा जो भी है, फिर तो वो एक्विजिशन हो गया, फिर कहेगा क्वालिफाइंग एसेट। तो यहाँ पर एक्विजिशन का मतलब ये नहीं है कि आप खरीद कर लेकर आ रहे हो, उसका बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये हो सकता है क्या, आपने बनाने का ऑर्डर दिया है, टेलर मेड कोई एसेट है, आप अपने हिसाब से बनवा रहे हो, उसको बनने में टाइम लग रहा है। अब मान लो बिल्डिंग ही है, खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे हर बार, जरूरी है क्या? फैक्ट्री बिल्डिंग है, बनवा रहे हो उसको हम लोग, और बन जाए तो खरीद लेंगे, ऐसा है मान लो। तो एक्विजिशन, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट अगर वो हुआ, और एक चीज ध्यान रखना, अगर वो एसेट मतलब वो इन्वेंट्री नहीं है, वो रेडी फॉर यूज वाला बात हो रहा, मतलब पीपी हो, इंटेंजिबल एसेट होगा, ये सब चीज अगर है, तो वो इंडिया 16 और 38 का अगर कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया था ना, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि हम लोग का कॉस्ट रिलायबली मेजर हो रहा है, हम लोग को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इससे डेराइव होगा, ये प्रोबेबल है यहाँ पर, तो अगर ऐसा है तो फिर उसको हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट हो, हम लोग उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर ये सब कंडीशन मेट नहीं हो रहा, फिर आप उसको पीएल में ट्रांसफर करो रेवेन्यू खर्चा मानकर। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं क्या, इट इज एन क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या होता है? इट इज एन एसेट, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल चलेगा, पीपी हो या फिर इंटेंजिबल चलेगा, दैट नेसेसरली टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल।
Ind AS 23 does not provide any guidance on what constitute a substantial period of time. The specific facts and circumstances should be considered in each case. For example, it is likely that a period of 12 months or more might be considered as substantial. हो सकता है कहीं कहीं 8 महीना ही substantial मान लिया जाए, है ना. Assets that are ready for its intended use or sale when acquired are not qualifying asset. अगर आपके परचेज के दिन ही ये एसेट रेडी फॉर यूज था, आप नहीं कर रहे यूज, अलग बात है ना, तो फिर उसको हम लोग क्वालिफाइंग एसेट हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. ध्यान रहे ये इक्विटी पे ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, ठीक है. इसके साथ साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है? देखो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है कि ये खर्चा लगता ही नहीं अगर ये पर्टिकुलर एसेट हम लोग नहीं बनाए या खरीदे होते. ये खर्चा लगता है मतलब अवॉइड कर सके. मतलब देखो हम लोग साफ साफ बोल रहे हैं क्या ना, कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा इसी के लिए ये लग रहा है. समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर ये एसेट नहीं बन रहा होता हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं इस कॉस्ट को. इट मींस बोरोइंग कॉस्ट कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ क्वालिफाइंग एसेट हैड नॉट बीन मेड. और एक ऐसे क्राइटेरिया सेम है जो हम लोगों ने इंड AS 1638 में पढ़ रखा था. अब देखो दो जगह जहां पर ना स्टैंडर्ड को हम लोग अप्लाई नहीं करना. एक तो कोई ऐसा क्वालिफाइंग एसेट जो कि हमेशा हमेशा फेयर वैल्यू मेंटेन होता है, जैसे बायोलॉजिकल एसेट इंड AS 41, या फिर कुछ एक इन्वेंट्रीज आपको दिखता है जो बनने में हो सकता है कुछ टाइम लगता है और कभी कभी सब्सटेंशियल माल मिले उसको हम लोग, बट वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चर हो रहा है और रिपीटेटिव बेसिस, जैसे मान लो सीमेंट हो गया, है ना, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, अब बहुत लार्ज अमाउंट में ये सब चीज बनता है और रिपीटेटिव बेसिस से बनाया जाता है इन सब चीजों को. तो ऐसे इन्वेंट्री के केस में हम लोग को नहीं लगाना है इंड AS 23 और उसको हम लोगों को नॉर्मल जैसे हम लोग PL में डालते हैं वही होगा वहां पर. बोलो क्लियर है क्या? ऐसा क्लियर तो है. चलो आ जाओ. अब आपको यहां पर दो तरह का बोरोविंग देखने मिल सकता है. आपको यहां पर दो तरह का बोरोविंग देखने मिल सकता है. तो एक तो होता है बोरोविंग जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोविंग, और दूसरा होता है जनरल बोरोविंग. तो स्पेसिफिक बोरोइंग का मतलब क्या होता है? जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए हम लोगों ने लिया था, या फिर मान लो दो क्वालिफाइंग एसेट के लिए हम लोगों ने एक साथ लोन लिया, वो भी चलेगा. बट स्पेसिफिक बोरोइंग का मतलब उसका जो यहाँ पर जो हम लोग अमाउंट जो हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर एसेट बनाने में, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट बनाने में ही लग रहा है. लेकिन क्वालिफाइंग एसेट के साथ साथ अगर कोई नॉन क्वालिफाइंग एसेट में भी उसको हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग जनरल बोरोइंग. मतलब क्या, मान लो हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया था, कोई जनरल हमने लोन लिया था और पैसा लगा हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर दिया, वो अलग बात है, उसको बोलते हैं जनरल बोरोइंग. ठीक है, पहले यहां पर आते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग. देखो स्पेसिफिक बोरोइंग का मतलब जैसे मान लो क्या हुआ, मैंने एक बैंक लोन लिया है सिर्फ और सिर्फ इस क्वालिफाइंग एसेट को मैंने बनाने के लिए. तो क्या हुआ, मान लो SBI से मैंने लोन ले लिया 20 लाख रुपया का एट द रेट 12%. तो एट द एंड ऑफ द ईयर 2.4 लाख, 2,40,000 मुझे पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट. बोला हाँ सर पे तो करना पड़ेगा. अब देखो ये स्पेसिफिक लोन है, इसको और मैं कहीं यूज नहीं कर सकता. लेट क्या हुआ, मेरा यहां पर जो है ना, मैंने 20 लाख का लोन ले लिया 1/4/26 को ही, और ये जो लोन है ये पूरा का पूरा मेरा यूज में अभी आया नहीं, और यहाँ पर समझ लो 1/7/26 को मैंने बाकी पैसा लेट, यहाँ पर मैंने 12 लाख रुपए यूज कर लिया था और 8 लाख रुपए मैंने यहाँ पर यूज किया. अब बात है ये जो 8 लाख रुपया यहाँ से यहाँ जो आइडल पड़ा रहा, इंटरेस्ट तो मुझे देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो मुझे पूरा साल का देना पड़ेगा ना, मैं तो लोन ले चुका था. अब ये पूरा 2,40,000 रुपया पूरा मेरा एट द एंड ऑफ द ईयर लगा है. अब बात ये एसेट अभी पूरा बना नहीं है, ठीक है, तो जो यहाँ पर 2,40,000 रुपया जो इंटरेस्ट लगा है, क्या पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा कि जो ये पीरियड में पैसा यूज नहीं हुआ उसका हम लोग को हटाना पड़ेगा? तो बोलता है देखो भाई पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा. अगर आपने स्पेसिफिक बोरोविंग किया था ना, तो ये बोरोविंग सिर्फ और सिर्फ इसी क्वालिफाइंग एसेट के था ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग कि पूरा पूरा कैपिटलाइज तो होगा. हाँ, अगर आपको लगता है कि ये 8 लाख रुपया आप अभी यूज नहीं कर रहे हो, तो आप इसको टेम्पोरली कहीं पे आप इसको इन्वेस्ट कर दो, आपको कुछ वहां से रिटर्न मिल जाएगा. पॉसिबल है ना ये चीज, तो आपको इन्वेस्ट कर दो. मान लो आपने इस 8 लाख रुपया को इस 3 महीना के लिए आपने का इन्वेस्ट कर दिया और उस इन्वेस्टमेंट से आपको 20,000 रुपया का इनकम आ गया.
उस इन्वेस्टमेंट से आपको 20,000 रुपए का इनकम आ गया, तो आप एक काम करो, यहाँ पर 2,40,000 आपने यहाँ पर बोरोविंग कॉस्ट आपका लगा है ना, तो यहाँ से 20,000 हटाओ और 2,20,000 को डायरेक्ट आप करो कैपिटलाइज। ये नहीं कि 20,000 को इनकम बुक कर लो, नहीं, ये नहीं कर सकते हम लोग। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक बोरिंग था और कुछ एक दिन लगा कि हमारे पास फंड आइडल पड़ा हुआ है, हम लोग उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं टेम्पोरली, तो आप उसको इन्वेस्ट कर दो और उसमें जो आपको इनकम आ रहा है ना, वो आप टोटल कॉस्ट अपना लेस करें ना, बाकी ये कैपिटलाइज हो जाएगा, है ना। और देखते हैं क्या लिखा है। मतलब एंटिटी स्पेसिफिक बोरोइंग देखो क्या बोलते हैं पर, एंटिटी बोरोस फंड स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर एसेट दैट इज वेयर बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट एसेट कैन बी रेडिली आइडेंटिफाइड। बोल सकता हूँ कि इसी एसेट को बनाने के लिए मैंने ये लोन लिया था। तो कैसे कैपिटलाइज करना हम लोग इसको, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट जो आपको लग रहा है जैसे 2,40,000 रुपया, माइनस करना है एनी इनकम ऑन टेम्परली इन्वेस्टेड आउट ऑफ दोज बोरोइंग्स। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर ये 20,000 रुपया ये हटा देना, ठीक है ना। बोलो क्लियर है क्या। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। बोलता है अल्फा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2021 बोरोड 30 लाख एट द रेट 9% टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 क्वालिफाइंग एसेट। अब देखो दोनों का दोनों क्वालिफाइंग एसेट है, तो इसको हम लोग स्पेसिफिक बोरोइंग ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल 2021 को। द लोन फैसिलिटी वॉज अवेल्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। अच्छा, 30 लाख का लोन हम लोग पूरा का पूरा हम लोग ले लिए थे हम लोग 1 अप्रैल को ही, और हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो गया था। एंड वॉज यूटिलाइज एज फॉलोज विद द रिमेनिंग फंड इन्वेस्टेड टेम्पोरली एट 7%। अच्छा, मतलब पूरा का पूरा हम लोग यूज अभी नहीं किए थे, तो दो जगह यूज कर लो, फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग। तो 1 अप्रैल 2021 को हम लोग 5 लाख रुपए फैक्ट्री बिल्डिंग में लगाए थे और फिर 1 अक्टूबर को लगाए थे हम लोग बाकी 5 लाख। मतलब मैं बोल दूं क्या कि 6 महीना के लिए जो रिमेनिंग 5 लाख था वो इन्वेस्ट किया गया होगा, वो भी 7% पे। तो कितना आया होगा, 5 लाख का 7%, 17,500, है ना। और इससे केस में देखो टोटल 20 लाख रुपए लगा है, जहां पर 10 लाख तो शुरुआत में लग गया, लेकिन बाकी 10 लाख रुपए 6 महीना बाद लगा, दिख रहे क्या आप, 6 महीना बाद लगा है, तो ये 10 लाख भी 6 महीना इन्वेस्टेड होगा। तो ये 35,000 रुपया आएगा, है ना। तो अब जो भी बोरोविंग कॉस्ट जो हमारा लग रहा था, जैसे मान लो इसके रेस्पेक्ट में 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख का 9% कितना होगा पूरे साल का, 90,000 रुपया। उसमें से ये अमाउंट हम लोग हटा देंगे, बाकी हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। सेम हम लोग इससे केस नहीं, 20 लाख का 9% 1,80,000 इजी हटा देंगे, बाकी कैपिटलाइज यहाँ पर हो सकता है। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ एसेट अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या बोलोगे, जितना कॉस्ट लगा है एसेट में, यहाँ पे 10 लाख प्लस 72,500, आप बोलोगे 10 लाख 72,500 टोटल हो गया यहाँ पर। और यहाँ 20 लाख प्लस इसका जो यहाँ पर इंटरेस्ट लगा है, उसको आप लोग यहाँ पर कैपिटलाइज कर सकते हो। बोलो क्लियर है क्या, है ना। अब अगर यही मैं बात करता हूँ यहाँ पर जनरल बोरोइंग के बारे में, है ना, क्या हो रहा है समझो। जनरल बोरोइंग, जनरल बोरोइंग का मतलब यहाँ पर होता है कि हम लोग जो है यहाँ पर पैसा अदर अदर चीज के लिए भी लिए थे, और जब यहाँ पर कम पड़ा पैसा ना, तो हम लोग ये पैसा भी यूज कर दिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंस वर्किंग कैपिटल के लिए मैंने लोन लेके रखा था, ठीक है। अदर कोई रिस्क के फंड हम लोगों को काम अगर लग गया, उसके लिए मैंने फंड ले रखा था, लोन ले रखा था मैंने बैंक से, तो ये सब चीज के लिए लोन लेके रखा था ना, और उसमें से कुछ एक पैसा यूज कर दिया, फिर ये तो जनरल बोरोइंग है। अब क्या होता है, अगर आपको जनरल बोरोइंग को अगर आपको यूज करना है अगर है, तो फिर जब आपने यूज कर लिया है तो अब उसको कैसे कैपिटलाइज करें, क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ये पूरा का पूरा पैसा, जैसे मान लो क्या हमारे पास दो लोन था मान लो, ठीक है। एक था हमारे पास 10 लाख का लोन एट द रेट 13%, जिसपे एक साल में 1,30,000 रुपये इंटरेस्ट जा रहा है। एक है 5 लाख का लोन 12%, जिसपे 60,000 का इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। अब कौन सा अमाउंट कितना यूज हुआ है, किसमें से यूज हुआ, एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है, एग्जैक्ट बताना मुश्किल है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक लोन तो ये है ही नहीं। तो हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं एक काम करो, जैसे मान लो ये 1,30,000 और 60 टोटल लोन, टोटल इंटरेस्ट कितना आता है 1,90,000, और टोटल लोन कितना हो गया यहाँ पर 15 लाख। तो ना आप देख लो यहाँ पर वेटेड एवरेज रेट कितना आ रहा है, 1,90,000 प्लस 15 लाख इंटू 100, 1,90,000 प्लस 15 लाख, ये आ रहा है 12.66%। अब मान लो आपको लग रहा कि आपका टोटल जो खर्चा हुआ है,
टोटल खर्चा आपका अगर हुआ है 30 लाख रुपया, जिसमें से आपने 20 लाख रुपया आपने स्पेसिफिक लोन यूज किया है और बाकी 10 लाख मान लो आपने जनरल लोन अगर आपने यूज किया, जनरल बोरोइंग अगर, तो इस 20 लाख पे जो भी उसका रेट होगा, मान लो 10% करके रेट था, तो उसका 2 लाख रुपए कैपिटलाइज होगा। और इसका हम लोगों ने जो रेट यहाँ फाइंड आउट किया ना 12.66%, वो यहाँ पर कैपिटलाइज होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? बहुत आसान है ये भी, ये निकालना हम लोग आता है ये, बस समझना ये कैसे निकलता है 30 लाख रुपया, बाकी सब तो आसान ही है यहाँ पर। अब इस ये कैसे निकलेगा ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नोट्स पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन में आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक एग्जाम में क्वेश्चन है कि यस, दिसंबर 17 में 8 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है देखो, बोलता है माही लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2016। It obtained rupees 50 lakhs special loan from State Bank of India to finance the construction of the building on 1 April 2016 at an interest rate of 10%। तो ठीक है, 50 लाख रुपया लिया था इंटू 10%, तो 5 लाख तो इसका लग ही गया होगा। बट बोलता है कंपनी के पास अदर आउटस्टैंडिंग 2 नॉन स्पेसिफिक लोन्स भी था जो यूज हुआ होगा, है ना। तो देखो ये एक था 80 लाख का 11%, मतलब 8,80,000 रुपया इस पे लगा होगा हमारा इंटरेस्ट, और 150 लाख का 13%, मतलब ये कितना आ गया, 150 लाख का 13%, 19,50,000, है ना। तो 80 लाख का 11%, 8,80,000 प्लस ये 19,50,000, टोटल आ रहा है 28,30,000 अपॉन टोटल कितना लोन है 230 लाख इंटू 100। ये यूज हो रहा है यहाँ पर, कितना आ रहा है 12.30%, 12.304%, जो भी पूरा लेना चाहो तो ले सकते हो 3 डिजिट तक। एक बार देख लो इतना आ रहा ना, 28.30 डिवाइड बाई 230, यस 12.304%, ये हो गया इसका रेट। अब बोलता है एक्सपेंडिचर कब कब कितना कितना लगा है। 1 अप्रैल को ही लगा दिया था यहाँ पर 50 लाख रुपया, फिर जुलाई में लगाया 55 लाख, फिर अक्टूबर में लगाया इतना, फिर मार्च में लगाया इतना। टोटल कॉस्ट में अगर बोलूं तो यहाँ पे कितना आ रहा बताओ ना मुझे एक बार, 50 प्लस 55 प्लस 125 प्लस 36, 266 लाख। अब देखो आप ना ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि अच्छा देखो 266 लाख का लोन यहाँ पे मतलब हमारा अमाउंट खर्च हुआ है, तो 50 लाख का तो हमारा ये होगा, है ना, स्पेसिफिक, और बाकी 216 लाख हमारा जनरल बोरिंग, ये आप नहीं बोल सकते यहाँ पर। क्यों पता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा डे वन पर नहीं लग गया है। तो हम लोगों को यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ता है, वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस निकालना पड़ता है। तो आप देखो जो पहला जो यहाँ पर लगा है ना, वो तो फर्स्ट डे पे लग गया, तो वो तो पूरा 12 महीना पूरा यूज हुआ होगा, वो तो पूरा यूज हुआ होगा, चलो 50 लाख मान मान देते इसको हम लोग। लेकिन ये जो लगा ना जुलाई में लगा, मतलब क्या अप्रैल मई जून निकल चुका था, इसमें 9/12 करना पड़ेगा हम लोग को, 55 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 41.25। अगर इसमें आप देखो तो ये लगा अक्टूबर में, मतलब इसमें 6 महीना अभी भी था, 125 डिवाइड बाई 12 इंटू 6, 62.5, और ये मार्च में लगा है, मतलब 1 मार्च मांग के चलेंगे, ठीक है हम लोग। तो यहाँ पर 1/12, तो ये 3 लाख रुपया। अब बताओ टोटल कितना हुआ, 50, 41.25, 62.5 प्लस 3, तो ये 156.75। अब आप बोलो यहाँ पर कि देखो 50 लाख स्पेशल लोन, पहले तो वही यूज होगा, और फिर 106.75 हमारा जनरल लोन। तो इस पे पूरा साल का 10%, 5 लाख रुपया, और इस पे जो रेट हम लोगों ने निकाला 12.304%, ये रहा 13.1345, है ना। इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ पे वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस जो है 156.75, और फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट यहाँ पर निकाल लिया जो हमारा एवरेज रेट था, इसको हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट भी हम लोग कहते हैं, और फिर हम लोगों ने बोरिंग कितना कैपिटलाइज होगा ये भी निकाल लिया। तो अगर आपको जनरल एंट्री या मांगता है तो बताओ कितना क्या होगा, टोटल कॉस्ट कितना लगा था हमारा 266, प्लस कैपिटलाइज कितना हो रहा है इतना अमाउंट, तो टोटल इतना हमारा कैपिटलाइज होगा, तो बिल्डिंग हमारा इतना का टोटल खड़ा हो गया है, टू बैंक इतना रुपया गया, और बाकी हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर कैपिटलाइज हुआ है। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? अब आओ पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, नोट्स में आते हैं हम लोग एक बार। देखो अगर जनरल बोरिंग अगर है ना,
इसका मतलब जो बोरोड फंड है वो अदर भी हमारे काम के लिए यूज हुआ तो है, मतलब अदर पर्पस के लिए भी यूज हुआ है अपार्ट फ्रॉम क्वालिफाइंग एसेट। तो इसमें हम लोग को कैपिटलाइजेशन जब करना होगा तो हम लोग को वेटेड एवरेज रेट निकालना होता है। अब वेटेड एवरेज रेट जब निकल जाएगा तो जितना हम लोगों ने खर्च किया है क्वालिफाइंग एसेट में आउट ऑफ द जनरल बोरोड फंड इनटू कैपिटलाइजेशन रेट हम लोग कर देंगे 12.304% जो हम लोगों ने किया। अब वो रेट कैसे निकलता है, तो बोरोविंग कॉस्ट ऑफ जनरल बोरोविंग, सारा बोरोविंग का जितना कॉस्ट यहाँ पर सब ऐड कर लो जो हम लोगों ने अभी किया, टोटल कितना आया था 28,30,000, डिवाइड बाय टोटल जनरल बोरोविंग ड्यूरिंग द पीरियड, वो भी हम लोगों ने कर लिया, डिवाइड बाय ये दिस इंटू 100, तो ये हमारा कितना है 12.304% ये आया था। क्लियर ना। अब कैसे कैपिटलाइज हम लोग करना है, सबसे पहले हम लोग को एवरेज एक्यूमुलेटेड कॉस्ट निकालना पड़ेगा जो कितना आया था 156.75। फिर हम लोगों ने रेट निकाला जो आया 12.304%। और ये कैपिटलाइज अब ये कैसे होगा, तो देखो जो हमारा एवरेज एक्यूमुलेटेड कॉस्ट जो है 156.75, ठीक है, उसमें से हम लोग बोलेंगे पहले स्पेसिफिक बोरोविंग जो हमारा 50 लाख रुपया लगा था, और उसके बाद जनरल बोरिंग कितना होगा, दिस इज ए 156.75, दिस इज बी, इसको माइनस करेंगे हम लोग, जो बचा रहेगा उसमें 12.304%। बोलो क्लियर हुआ क्या, बोलो क्लियर हुआ क्या। ठीक है। अब तो जो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से निकाला ना एक्चुअल मंथ के बेस पे, 12 मंथ्स 9 मंथ्स जो हम लोगों ने किया अभी, इस तरह से पूरा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं दो केस में। पहला केस ये है कि हम लोगों का पूरा स्पेसिफिक बोरोइंग का अमाउंट डे वन पे यूज नहीं हुआ है, स्पेसिफिक बोरोइंग का अमाउंट डे वन पे यूज नहीं हुआ है। जैसे अगर देखो मैं अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन करवाऊं, अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। बोलता है पी लिमिटेड बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री ऑन 1/4/21 एंड ऑब्टेन्ड ए स्पेशल लोन ऑफ ₹8 लाख टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वाज 10% पर एनम, तो स्पेसिफिक लोन है, इस पे 10% का रेट लग रहा है। द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन वर कितना कितना था, देखो 1/4/21 को लगा है 5 लाख, 1/8/21 को लगा 12 लाख, 1/1/21 को लगा 2 लाख रुपया, है ना। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग को निकालना मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा 8 लाख रुपया डे वन पे नहीं लगा है। तो देखो इसको तो हम लोग बोल देंगे 5 लाख का 12/12, ये पूरा 5 लाख रुपया हम लोग बोल देंगे एवरेज में। लेकिन इस 12 लाख को हम लोग, ये भले ही 1/8 को लगा, यहाँ से 8 महीना होता है, हम लोग इस पूरा को 8/12 नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि इसमें कुछ एक फंड तो स्पेसिफिक का है, और हम लोग बोलते हैं ना स्पेसिफिक का तो पूरा कैपिटलाइज होगा, आप यूज करो या नहीं करो। तो अब देखो पहले आप पहले निकाल लो यहाँ पर कितना रुपया स्पेसिफिक का है, अब निकाल लो कितना रुपया स्पेसिफिक का है। तो देखो स्पेसिफिक हमारा टोटल 8 लाख था ठीक है, जिसका 5 लाख हम लोग यूज कर चुके हैं, कितना बचा हुआ है 3 लाख रुपया। तो 12 लाख में 3 लाख जो होगा ना वो 12/12 ही माना जाएगा कि पूरा यूज हुआ है वो। बाकी 9 लाख रुपया को आप एग्जैक्ट बताओ ना कितना हुआ है 8/12, बोलो क्लियर हुआ क्या। और फिर 1/1/22 को लगा, मतलब 3 महीना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जनरल का है। तो ये बोल रहा है क्या, पी लिमिटेड का अदर भी आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक लोन है जो 23 लाख रुपया है, जिसका इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है। तो एक ही लोन है, ठीक है, 12% जनरल लोन है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट वाज कंप्लीटेड ऑन 31/3/22, एडवाइज द टोटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडेक्स 23। तो या तो देखो जो हमने प्रोविजन अभी सीखा, जिस तरह से जो हम लोग सीखा हम लोगों ने, ठीक है, कि पूरा मंथ वाइज ऐसे करके निकालो, तो या तो आप ऐसे करो, अगर आपको ऐसे करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, भले ही 9 महीना 8 महीना यूज हुआ पर पूरा 12 महीना आपको कंसीडर करना पड़ जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पर मैं देखो मैंने निकाल रखा है, ठीक है, इसमें 3 लाख रुपया को पूरा 12 महीना कंसीडर करना पड़ जाएगा, फिर ये बात है, ठीक है। बाकी जैसे हुआ एग्जैक्ट के बेस पे कर सकते हो, ये तो एक तरीका है। या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल लो, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर आपका 1/4/21 था, अमाउंट आपका 5 लाख रुपया यहाँ पे लग गया है, और वो कहाँ से फाइनेंस हुआ, स्पेसिफिक से हुआ, तो पूरा 12 महीना का इंटरेस्ट लगेगा। अगेन देखो 1/8/21 को 3 लाख रुपया स्पेसिफिक बोरिंग से आया था, तो वो तो पूरा 12 महीना लिया जाएगा, भले ही एक्चुअल में 8 महीना हुआ हो। और यहाँ पर जो 1/8 को लगा ना, ये जनरल से हुआ है, इसका हम लोग 8 महीने एक्चुअल जो हुआ वो कंसीडर हम लोग करेंगे। तो टोटल देख लो आप, जो यहाँ पर इंटरेस्ट है यहाँ भी 1,58,000 ही आएगा, और अगर आप ऐसे भी निकालो तो 1,58,000 ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना आया, एवरेज एक्सपेंडिचर 14,50,000, जिसमें से हम लोग क्या मानेंगे 8 लाख तो हमारा स्पेसिफिक का है, बाकी 650 हम लोगों का नॉन स्पेसिफिक, जिसपे 12% लगेगा, 78 और 80 आएगा, उतना ही अमाउंट, बट निकालने तरीका अलग है।
तो आप एक्चुअल बेस पे नहीं निकाल सकते हो अगर आपका कैपिटलाइजेशन जहां से स्टार्ट हुआ ना, जैसे मान लो 1/4 से अगर स्टार्ट हुआ है, पूरा पैसा उसे नहीं लगा, तो बोलता है क्या, देखो यहाँ पर, हाउएवर वी कैन नॉट कैलकुलेट बोरोविंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड बाय फॉलोइंग अबव स्टेप्स इफ द एंटायर अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक बोरोविंग हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड ऑन द बिगिनिंग ऑफ द कैपिटलाइजेशन पीरियड। एक तो ये केस हुआ, और दूसरा ऐसा केस है कि मान लो ना हमारा टोटल जो स्पेसिफिक बोरोइंग है वो 30 लाख रुपया है, और सब मिला के वेटेड एवरेज जो एक्सपेंडिचर आया ना वही आ रहा 22 लाख रुपया। तो कैसे करोगे एक्चुअल के बेस पे, तो पूरा कैपिटलाइज करना पड़ जाएगा, तो निकालने को जरूरत है ही नहीं, छोड़ दो फिर तो। इसलिए बोलता है कि एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द क्वालिफाइंग एसिड इज लेस देन द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक बोरोविंग। बोलना क्लियर है क्या? बोलना क्लियर है क्या? ये सर समझा, समझा सर। ठीक है, चलो एक आध और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार पूछा हुआ दिसंबर 18 में 8 मार्क का, फिर एक बार जून 23 में 2022 सिलेबस में 4 मार्क का पूछा हुआ, सेम क्वेश्चन, और दोनों में इंस्टीट्यूट का आंसर अलग है। वो भी क्यों अलग किया है मैं बताऊंगा अभी, आ जाओ यहाँ पर। एजम्पशन अलग अलग लिया गया है इसलिए, और देखते क्या है। बोलता है गार्लिक तुलसी लिमिटेड बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2022। It obtained rupees 2 lakh specific loan to finance the construction of the building on 1 April 2022 at an interest rate of 10%। तो ये तो स्पेसिफिक लोन है फिर इनका, है ना। 2 लाख रुपया, 2 लाख पे 10%, 20,000 रुपये, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। बोलता है कंपनी के पास अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक लोन था। बट अगर आप ध्यान दो, पता है यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखा ना, वहां पर सब जगह कंपनी के पास शुरुआत में ही लोन था, बट यहां पर नॉन स्पेसिफिक लोन यहां पर ईयर के बीच में लिया गया है। आप देखो 1/4/22 को इनके पास था 12,13% के हिसाब से, लेकिन इनके पास 1/7/22 को एक लोन आया है, एक लोन 1/10/22 को आया है। तो पहले तो मुझे बताओ एक्चुअल इंटरेस्ट कितना लगा, पहले वो मुझे बताओ। तो देखो 12 लाख पे तो पूरा साल का लगेगा 13%, 1,56,000 रुपया। बट यहां अगर आप देखो तो खाली 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा ना, तो 40,000 का 14% इंटू 9/12, 40 लाख का, नॉट हजार, 40 लाख का 14% इंटू 9/12, ये आ रहा 4,20,000 रुपया। और यहाँ पर 16 लाख का 15.5% इंटू 6/12, 16 लाख का 15.5% इंटू 6/12, 1,24,000 रुपया। टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1,56,000 प्लस 4,20,000 प्लस 1,24,000, टोटल आ रहा है यहाँ पर 7 लाख रुपया का इंटरेस्ट, है ना। अब अगर आपको यहाँ पर एवरेज रेट निकालना है ना, तो आप यहाँ पर 12/40 कितना होता है, 52 लाख, और 16 68 लाख। आप यहाँ पर ना 7 लाख डिवाइड बाई 68 लाख आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये 68 लाख आपके पास पूरे साल था ही नहीं। तो आपको यहाँ पर एवरेज लोन भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एवरेज अमाउंट ऑफ लोन कितना है, तो अगर आप देखो ये लोन तो पूरा साल था 12 लाख, बट ये 40 लाख खाली 9 महीने था, तो आप निकालो 40 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 9, ये रहा 30 लाख रुपया। फिर ये 16 लाख 6 महीना था, तो इसका आधा हो जाएगा 8 लाख, तो 12, 30, 42 और 8 50 लाख रुपया। अब आप बोलो यहाँ पर 7 लाख रुपया जो लगा है वो 50 लाख पे अगर लग रहा है, तो अब बताओ कितना आ रहा है यहाँ पर, 14% का आ रहा है यहाँ पर एवरेज रेट। इस तरह से काम हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब एवरेज रेट जब निकालोगे ना आप, तो एवरेज रेट यहाँ पर आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? ये 7 लाख रुपया डिवाइड ये 50 लाख करके 14% निकालना पड़ेगा। पहला बात तो ये क्लियर हुआ। ओके सर, आगे बढ़ते और क्या लिखा है। फिर बोलते हैं क्या, डेट ऑन विच इट इज इनकर्ड, खर्चा कब कब ये लोग किया है। तो देखो 1/4/22 को किया है 6 लाख रुपया, तो ये तो पूरा 12/12 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1/5/22 को किया है 1.5 लाख, मतलब ये 11 महीना होगा। 1/7/22 को किया है 3 लाख, मतलब ये 6 महीना होगा। और 1/12/22 को किया है ये। तो अब देखो यहाँ पर, लेकिन ना अब अगर आप पढ़ोगे आगे ना, ये सबका सब गलत हो जाएगा। और पढ़ते क्यों, आगे पढ़ते क्या लिखा है पर। बोलता द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कंप्लीटेड ऑन 31/12, ये 31/12 को ही कंप्लीट हो गया था। तो अगर समझो, अगर ये 31/12 को ही कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन पीरियड ही 9 महीना का था।
है ना। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन पीरियड ही 9 महीना का था। 1/4 से भले स्टार्ट होगा, बट हमारा तो बिल्डिंग बनने कंप्लीट हो गया ना। और ऑब्वियस सा बात है, एक बार बिल्डिंग बनने कंप्लीट रेडी फॉर यूज अगर हो गया ना, तब तो फिर हम लोग उससे बात कैपिटलाइज नहीं कर सकते। हाँ बोलता है कि देखो इट वाज पुट टू यूज ओनली ऑन 1/4/23। बट अब बात यह है कि क्या इस 9 मंथ्स को हम लोगों को सब्सटेंशियल पीरियड मानना है कि नहीं मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा पढ़ लेते हैं एक बार। अब ये तो कंसर्न एक है, आगे बढ़ते हैं। अ सम ऑफ ₹20 लाख has been advanced for purchase of plant and machinery which was installed by 31st March 2023। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर वो एडवांस दिया और ला के इंस्टॉल कर दिया, मतलब ये हमारा क्वालिफाइंग एसेट तो नहीं था। तो इसका जो भी लगेगा इंटरेस्ट वो जाएगा पीएल में। ठीक है, 29 लाख रुपए यूटिलाइज हुआ है वर्किंग कैपिटल के लिए, ये भी हमारा कहाँ जाएगा, पीएल में, वर्किंग कैपिटल के लिए ये भी। रिक्वायर्ड बोलते हैं क्या, सो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज पर इंड एस एंड पास द जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट, है ना। अब देखो जो यहाँ पर टोटल जो इंटरेस्ट लगा है ना, आप अगर देखो टोटल इंटरेस्ट कितना लगा यहाँ पर, टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये 7 लाख रुपया, और साथ ही साथ यहाँ पर भी लगा है 20,000 रुपया। अब ये टोटल इंटरेस्ट जो है गया ना यहाँ पर, अब इसमें से कुछ एक पोर्शन कैपिटलाइज हो सकता है, कुछ एक पोर्शन पीएल में जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि क्या इस 9 मंथ्स को हम लोग कंसीडर करना है सब्सटेंशियल। देखो अगर सब्सटेंशियल कंसीडर नहीं किया ना, पूरा का पूरा हम लोग क्या करना पड़ेगा पता है इसको, हम लोग को पीएल में जाएगा। देखिए सब्सटेंशियल अगर आप नहीं मानते हो फिर तो ये क्या करना पड़ेगा आपको इसको, फिर तो आपको इसको क्वालिफाइंग एसेट नहीं मान रहे हो आप, आपको इसको पूरा पूरा पीएल में डालना पड़ेगा, पूरा का पूरा। ये देखो बाकी दोनों तो ऐसे भी पीएल का ही आइटम है, बाकी दोनों दिख रहा हम लोग को ऐसे। अब क्या हुआ, यही क्वेश्चन जब दिसंबर 18 में 8 मार्क का पूछा हुआ था ना, तो ये लोग क्या किया, उसको उसमें माना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम और क्वालिफाइंग एसिड मांग का पूरा सम को सॉल्व किया गया। और यही क्वेश्चन जब जून 23 में सेम क्वेश्चन, कोई डेटा वेटा कुछ भी चेंज नहीं, सब कुछ सेम है, 4 मार्क का जब पूछा तो इसको मान लिया गया कि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, और पूरा का पूरा पैसा आप पीएल में डालो। बोलो क्लियर हुआ क्या। और पढ़ते इसको हम लोग क्या लिखा है यहाँ पर, As per Ind AS 23 borrowing cost, any borrowing cost which is directly attributable to construction, acquisition or production of a qualifying asset will be capitalized with the cost of qualifying asset. Otherwise should be expensed in P&L. In the given question, as plant and machinery purchase was ready for use on the date of purchase, it is not a qualifying asset, as well as amount incurred on working capital expenses is also not a qualifying asset. Hence, borrowing cost on these two will be expensed in P&L. However, although the construction of new building was completed within a period of 9 months, we have assumed it as substantial period of time. Hence, it is a qualifying asset and borrowing cost on it can be capitalized. अगर आप नहीं मानते हो तो फिर तो पूरा का पूरा चल जाएगा पीएल में, फिर पूरा झमेला होगा नहीं निकालने का इतना। लेकिन मैंने देखो नोट आपको दे दिया यहाँ पर कि अदर एजम्पशंस कैन बी टेकन, जो जून 23 में लिया गया था उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम माना ही नहीं। तो आप देखो यहाँ पर एक्चुअल में इंटरेस्ट लगा कितना है, पहले आप वो चेक करो, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर जो एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट जो लगा है यहाँ पर स्पेसिफिक लोन पे लगा एक बार 20,000 रुपया, फिर ये जो 12 लाख का लोन था जनरल लोन उस पर 13% वो पूरे साल का लगा है, फिर 40 लाख पे ये 4,20,000 लगा है, और फिर ये 16 लाख पे ये हमारा 1,24,000। टोटल कितना देख लो एक बार ना, एक बार इसको ऐड करो, अमाउंट देख लो एक बार ना, 20,000, 1,56,000, 4,20,000, 1,24,000, ये 7,20,000 होगा। अच्छा 7,20,000 ही है, थोड़ा सा वो इस तरीके से लिखा हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, डन। अब हम लोग को यहाँ पर एवरेज रेडी भी हम लोगों ने निकाल लिया, बट अब जब एवरेज एक्सपेंसेस जब निकालेंगे ना, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या पता है, तो पूरा तो 12 महीने का कैलकुलेशन किया ना इंटरेस्ट का हम लोग एवरेज निकालते वक्त, तो हम लोग बोलेंगे अब 6 लाख इंटू 9/12, क्योंकि 9 महीने चला ना, फिर तो बन गया पूरा। अब सबको हम लोग जितना दिन का लगा है ना डिवाइड बाय 12, लेकिन हम लोग एंड यहीं पे करेंगे इसको, हम लोग देख लो कितना कितना क्या क्या लगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 1/5, अब देखो 1/5 मतलब आप अप्रैल छोड़ दो तो कितना 8 महीना हुआ ना, तो हम लोग बोलेंगे 8/12, जी 11/12 हो रहा था क्योंकि हम लोग का यहाँ पर पूरा साल चला ही नहीं है, इस तरह से निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 9, 8, 6 और 1 उस तरह से यहाँ पर निकलेगा मंथ यहाँ पर हिसाब से। तो टोटल यहाँ पर 8 लाख का खर्चा माना गया, जिसमें 2 लाख का तो हमारा स्पेशल लोन था, बाकी 6 लाख हमारा जनरल बोरोइंग से यूज होगा। और कितना ट्रांसफर होगा पीएल में, 7,20,000 टोटल था, 1,04,000 अगर यहाँ भी यूज हो तो 6,16,000 यहाँ चला जाएगा। क्लियर है। अब देखो कुछ एक थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ पर है, क्या बोलता है देखो यहाँ पर, पीरियड क्या है जहां से हम लोग कैपिटलाइजेशन करना है, कहाँ पर रोकना है, मतलब कुछ एक दिन के लिए सस्पेंड हम लोग का
कर सकते हैं हम लोग कुछ एक पीरियड के लिए, और कहीं पे पूरा बंद कर देना, मतलब सीज करना है। कहाँ पर? तो कमेंस कब होगा? बोलता है 3 कंडीशन है, तीनों का तीनों जिस दिन फुलफिल हो गया आप वहां से इसको स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला बात तो ये कि बोरोइंग कॉस्ट एक्चुअल में लगना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आप इमेजिन कर रहे हो कि देखो ये पैसा तो मैंने यूज किया, अगर बोरोइंग करता तो मतलब लोन लेता तो कितना हमारा लगता, ऐसा नहीं। एक्चुअल में बोरोइंग कॉस्ट लगना चाहिए। दूसरा बात यह कि एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसिड वो इंकर हो जाना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसिड का मतलब क्या? मान लो आपने एडवांस दे दिया है ना, या फिर मटेरियल का पेमेंट आपने कर दी, या फिर मटेरियल का पेमेंट भले आपने नहीं किया बट मटेरियल का बिलिंग हो गया है, आपके ऊपर लाइबिलिटी चढ़ गया, जो भी है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर तो इंकर हुआ है। और जो एक्टिविटीज एक्टिविटीज है नेसेसरी टू प्रिपेयर द सिस्टम, जैसे मान लो क्या हुआ कि काम स्टार्ट हो गया, उसमें बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गया, तो जो नेसेसरी एक्टिविटीज है ना वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और वो प्रोसेस में है, तो हम लोग बोलेंगे अब आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो। बड़ी चीज ध्यान रखना, नेसेसरी एक्टिविटी में वो भी काउंट होगा अगर कभी ऐसा हुआ कि हम लोगों को कुछ एक टेक्निकल वर्क हम लोग को करना है अभी। जैसे मान लो बिल्डिंग बनेगा, तो ऐसे ही मन नहीं ना हुआ अच्छा बिल्डिंग बनाना है कि चलो ठीक है कल से शुरू करते हैं काम, ऐसा तो होता नहीं है। प्लान बनाना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर ब्लूप्रिंट होता है, डिजाइनिंग करना पड़ता है, ये सब कुछ होने के बाद आप एक बिल्डिंग बनाना यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा तो काम है नहीं कि कल आज मन किया कल से शुरू कर देंगे, है ना। तो ये सब काम भी नेसेसरी एक्टिविटी में आएगा। नेसेसरी एक्टिविटीज इंक्लूड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल कंस्ट्रक्शन। बट क्या होता है कभी कभी हम लोगों को सस्पेंड करना पड़ता है, कैपिटलाइजेशन रोकना पड़ता है। जैसे मान लो 4 साल पूरा कैपिटलाइजेशन पीरियड हमारा था, लेकिन बीच में 6 महीना हम लोगों को रोकना पड़ा, वो 6 महीना वाला कॉस्ट पीएल में जाएगा, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। तो सस्पेंड कर रहे, खत्म नहीं कर रहे, सस्पेंड कर रहे कुछ एक पीरियड के लिए। तो ये कब होता है? अगर हमारा काम जो रुका है ना वो एबनॉर्मल रीजन से रुका है। अगर हमारा काम एबनॉर्मल रीजन, जैसे मान लो स्ट्राइक हो गया, है ना, कोई एबनॉर्मल रीजन ऐसा कुछ भी है, कोर्ट का स्टे लग गया, ऐसा ऐसा कुछ अगर है, तो उस टाइम पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट, जो बोरोइंग कॉस्ट हमारा जा रहा है, उसको हम लोगों को कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है, तो हम लोग उसको पीएल में ट्रांसफर करते हैं। बट ध्यान रहे ये कैसा होना चाहिए? एबनॉर्मल रीजन होना चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड। सस्पेंशन इज जनरली ड्यू टू, सस्पेंशन क्या बोलते हैं यहाँ पर, सस्पेंशन जनरली डन ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस, फॉर एग्जांपल कोर्ट स्टे, स्ट्राइक, ये सब चीज के लिए। बोरोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड शुड बी एक्सपेंस्ड इन पीएनएल। बट क्या होता है कुछ एक पीरियड ऐसा देख के लगता है हम लोगों ना कि यार इसमें ना काम बंद है, तो हम लोगों को सस्पेंड करना चाहिए कैपिटलाइजेशन, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ऐसे मान लो क्या हुआ, हम लोग काम तो रोके थे बट वो जरूरी था उसके लिए। समझ लो आपका नेसेसरी एक्टिविटीज चल रहा है। जैसे मान लो क्या हुआ, हमने पूरा हमने पूरा मान लो वहां पर होता है ना, जैसे ढलाई करना हम लोग को, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, मतलब ढलाई करना हम लोग को, पूरा बेस बनाना न्यू अभी रखना है पूरा, ठीक है ना। उसके पहले सॉइल टेस्टिंग करवाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मान लो हमने ढलाई किया पूरा, अभी हम लोग ग्राउंड हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोग को सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ा, उसका अप्रूवल मिलेगा, फिर हम लोग आगे काम बढ़ा सकते हैं। अब अप्रूवल आने में महीना भर मान लो लग गया, सब काम में सब कुछ में लग गया, आप बोलोगे सस्पेंड कर दो कैपिटलाइजेशन, नहीं, वो उसी का काम था भाई, रुकना पड़ेगा हम लोग को, उसके बिना हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते ना काम आगे। तो अगर कुछ ऐसा अगर काम है वो तो ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिन वर्क इज बीइंग कैरिड आउट, अगर ऐसा है तो फिर हम लोग को रुकना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा कुछ एक पीरियड के लिए, वरना काम आगे हो ही नहीं सकता, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए इसे, बट काम छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन। जैसे मान लो ढलाई हुआ, ठीक है, बिल्डिंग बन रहा है, ढलाई हुआ भी हो गया, ठीक है। अपना ढलाई होने के बाद कभी देखना अगर आसपास अगर बिल्डिंग अगर बन रहा है ना, ठीक है, जहाँ देखना ढलाई अगर होता है ना, उसके बाद देखना ढलाई जिस दिन हुआ उसके बाद उसमें पानी देना पड़ता है हम लोगों को, उसमें बहुत मतलब कुछ महीना भर या 20 दिन तक हम लोग को उसको छोड़ना पड़ता है, उसमें कोई और काम नहीं, गाथनी वगैरह कुछ शुरू नहीं हो सकता उसमें। उसमें पूरा पानी देते रहेंगे हम लोग, उसको देखते रहेंगे, फिर वो देखना बांस वास लगा तो पूरा ना पूरा ये सब वो खुलेगा दे दे करके, उसके बाद ही काम स्टार्ट होगा ना, उससे बाद ही तो काम स्टार्ट हो पाएगा। तो इसका मतलब वो जो पीरियड था ना जिसमें वो काम बंद था वो जरूरी था, उसके बिना अगर हमने काम शुरू कर दिया वो बिल्डिंग गिर सकता है भाई, दिक्कत हो सकता है वहां पर। और या फिर अगर आपका एक्टिविटीज इंटरप्टेड हुआ है, ये एक क्वेश्चन था वहां से मैंने उठाया यहाँ पर, अगर कोई एक्टिविटी आपका इंटरप्टेड हुआ है ड्यूरिंग हाई वाटर लेवल इन जियोग्राफिकल एरिया कंसर्न, आप समझो आप कोई यहाँ पर ना लाइक ऐसे करते हो, लाइक आप कोई ब्रिज बनाते हो, है ना, आप पुल बना रहे हो, ठीक है ना, आप एक नदी है ना, वहां से आप दो रास्ते को जोड़ रहे हो, वहां पुल बना रहे हो पूरा, ठीक है। अब क्या होता है अगर आपका काम अगर मानसून के टाइम में अगर आ रहा है तो उस समय क्या होगा ना, बारिश होता है। अब बारिश की वजह से क्या होता है, पानी वो ऊपर चढ़ेगा पूरा, जिस पीरियड में हम लोग काम को रोकना पड़ता है। अब ये कोई एबनॉर्मल रीजन तो है नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता है बारिश होगा और पानी ऊपर आएगा।
तो ये आपका रूटीन है, पार्ट ऑफ द वर्क। आप जानते हो कि ऐसा होने वाला था, फिर भी आपने काम लिया और स्पीड अपने काम स्टार्ट किया। तो अगर ऐसा है तो फिर छोड़ो भैया, उसको कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा। आप उसको रोक नहीं सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते आप उसको। बोलो क्लियर है क्या? है ना? और उसके बाद जो दिया देखो, सीएसएन और कैपिटलाइजेशन का हम लोग को सीज करना। अब आइदर जैसे हम लोगों ने देखा अभी कि जहां पर हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमारा सब्सटेंशियल कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, या फिर बोरोइंग कॉस्ट लगना बंद हो गया, आपने लोन रीपे कर दिया। अब अगर लोन ही रीपे कर दिया तो बोरोइंग कॉस्ट लग ही नहीं रहा। मैंने बताया ना आपको, नोशनल कॉस्ट आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पर नोशनल कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर एक्चुअल लगा तो ही कैपिटलाइज वो होगा, ठीक है ना? और अगर सब्सटेंशियल वर्क भी कंप्लीट हो गया तो उसको मानिए कंप्लीट है। अब छोटा मोटा काम, कुछ डेकोरेशन आपको सजाना गुजाना बाकी है, भाई छोड़ दो उसको। अब तो वो अलग चीज है, ठीक है ना? तो यहाँ बोलता है क्या, सब्सटेंशियल ये सब हम लोग बोलता है कि अगर नॉर्मली रेडी फॉर यूज जो हो चुका था, वो आप उसमें कुछ डेकोरेशन वगैरह करना चाहते हो तो ये इसमें इसका पार्ट नहीं है। या फिर अगर देखना, अगर ऐसा ना कुछ एक फेज वाइज काम चल रहा है, जैसे मान लो 4-5 बिल्डिंग है पूरा, ठीक है ना? एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 4 बिल्डिंग है, 4 ब्लॉक में काम चल रहा है, तो ब्लॉक 1 मतलब फेज 1 खत्म तो उसका कैपिटलाइजेशन रुक जाना चाहिए, फेज 2 खत्म तो उसका कैपिटलाइजेशन रुकना चाहिए। मतलब क्या, अगर वो फेज वाइज कंप्लीशन अगर हो रहा है ना, तो जिसका जिसका कंप्लीट हो रहा है वहीं पे उसका उसका बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रुक जाएगा। When construction of facility is completed in parts or phase wise, then borrowing cost related to that part should be ceased on completion of respective part or phases. That's it. चलो, अब लास्ट टॉपिक है इसका यहाँ पर। अभी यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे रिवाइज करना आपको काम आएगा ये। लास्ट यहाँ पे टॉपिक जो मैंने ऊपर ही छोड़ा था, आपको याद है? वहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस वाला बात मैंने किया था। तो क्या होता है एक्सचेंज डिफरेंस, यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, हम लोग ना लोन लेते हैं, ठीक है? हम लोग लोन लेते हैं, मान लो मुझे 10 लाख रुपया का लोन चाहिए था, ठीक है? मुझे 10 लाख नहीं, छोड़ 9 लाख मान लो, मुझे 9 लाख रुपया का लोन चाहिए था। और यही लोन जब मैं इंडिया में ले रहा था ना, तो 12% का रेट था। तो मुझे लग रहा था ये 1,08,000 रुपया एक साल का। तो मुझे एक ऑफर मिला, और मैंने क्या किया ना, उस दिन मान लो 90 रुपया करके रेट चल रहा था। मैंने एक मैंने क्या किया यहाँ पर, 10,000, मैंने $10,000 का लोन ले लिया। मैंने यहाँ पर $10,000 का लोन ले लिया। अब जब मैंने $10,000 का लोन लिया ना, तो मुझे दिख गया 90 का रेट चढ़ ही रहा था। तो 10,000 इंटू 90, 9 लाख रुपया हो ही जा रहा है ना? इंडियन रुपीज में हो ही जा रहा है 9 लाख रुपया। और मुझे ये लोन मिल रहा था 5% पे। मैं तो खुश हो गया, तो बढ़िया बात है, फिर मैं क्यों जाऊँ इंडियन रुपीज में लोन लेने? तो मैंने क्या किया, मान लो ये $10,000 का मैंने लोन ले लिया एट द रेट 5%। जब रेट जो था डॉलर का, रेट पर डॉलर था, वो था ₹90। ये लोन मैंने कब लिया? मैंने लोन लिया है 1/4/25 को, ठीक है? और अगर यही लोन मैं इंडिया में लेता तो INR में ये पड़ रहा था 12%। बट मैंने लोन तो ले लिया, है ना? अब क्या हुआ, ये लोन मान लो 3 साल बाद मुझे रीपे करना है। लोन कब रीपे करना मुझे? 3 साल बाद। 1/4/25 था, अभी ईयर एंड आया 31/3/26, ठीक है? अब मुझे इंटरेस्ट पे करना है। अब देखो इंटरेस्ट कैसे होगा, ये $10,000 है इंटू 5%, ये तो $500 आ गया। ये तो मुझे $500 का इंटरेस्ट पे करना है, बात समझो। यहाँ पर मुझे यहाँ पर मुझे रुपीस में इंटरेस्ट नहीं देना है। जो कंपनी है जिससे मैंने लोन ले रखा है ना, वो तो मुझे डॉलर में चार्ज करेगा। वो $500 का मांग रहा है यहाँ पर अब इंटरेस्ट। ऑब्वियस सा बात है, वो $500 ही मांगेगा। बट हुआ क्या, 31/3/26 को यही रेट पर डॉलर जो है वो 96 रुपीज हो चुका है। तो इसका मतलब मुझे एक्चुअल में जो इंटरेस्ट है ना, वो 96 करके पे करना पड़ा इतना डॉलर पे। मतलब कितना हो रहा है, इंटू 96, ये आ रहा 48,000। अरे भाई मैं फिर भी खुश था, मैं तो फिर भी खुश था ना। रुको एक काम करता हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा, वरना एग्जैक्ट आ जाएगा। इसको हम लोग ना 98 कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, वरना एग्जैक्ट आ जाएगा ना, फिर समझाने में दिक्कत होगा। रुक जाओ, 500 इंटू 98, 49,000, ठीक है? 49,000, ठीक है ना? मैं तब भी खुश था। अरे भाई तब भी हाफ लग रहा, आप देखो ना 1,08,000, हाफ से भी कम लग रहा मतलब, तो है ना? बोला अच्छा ऐसा है क्या? रुक जाओ, आपको पता है जो आपने लोन यहाँ पे लिया ना $10,000 का, ये जो लाइबिलिटी था 1/4/25 को $10,000 इंटू 90, ये 9 लाख रुपये का लाइबिलिटी था।
बट अब आपका लाइबिलिटी 9 लाख रुपया नहीं है, आपका लाइबिलिटी $10,000 ही है, आपका लाइबिलिटी $10,000 ही है। लेकिन अब इसका वैल्यू जो है रुपीस में ना, ये 98 करके होगा, मतलब अब आपका लोन जो है वो 9,80,000 रुपया का हो चुका है। बोला अरे यार ये तो फंस गया फिर तो मैं, अब तो मैं फंस गया, क्योंकि ये लोन कितना का हो गया अब, ये 9,80,000 का हो चुका है। मतलब अब आप समझो, आपका अगर देखो ना, तो आपका लाइबिलिटी बढ़ गया लोन का ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस, कितना, 80,000 रुपया, और एक्चुअल में इंटरेस्ट जो आपने पे कर दिया वो लगा 49,000, तो टोटल आपका लग गया 1,29,000। कितना लग गया टोटल आपका, 1,29,000। अब आप फंस गए ना, तो इस टोटल 1,29,000 जो ये लग गया ना, तो आप देखो आपको क्या लग रहा था, मेरा इंटरेस्ट सेव हो गया, मेरा इंटरेस्ट सेव हुआ, कितना इंटरेस्ट सेव हुआ था, तो आपका लग रहा था 1,08,000, और आपने 49,000 एक्चुअल में इंटरेस्ट के नाम पे इतना पे किया ना, तो ये आ रहा क्या, 59 आ रहा क्या ये, यस 59,000। बस इस 59 को सेव करने के चक्कर में आपका 80,000 रुपया का आपका लाइबिलिटी बढ़ गया, आपका लोन लाइबिलिटी 80,000 रुपया बढ़ गया इन रुपीस। ये जो 80,000 बढ़ गया ना, ये नॉर्मली ये एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में जाता इंड एस 21 के हिसाब से, नॉर्मली जाता उसमें। पर हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट सेविंग हुआ था ना यहाँ पर, तो जितना इंटरेस्ट आपका सेव हुआ था, ये 59,000 रुपया जितना आपका इंटरेस्ट सेव आपका हुआ था, है ना, उतना तक हम लोग इसको बोरोविंग कॉस्ट मान सकते हैं, इसको इंटरेस्ट कंसीडर कर सकते हैं इसको हम लोग। हाँ, बाकी जो 21,000 है फिर वो तो पीएल में ही जाएगा, उसका उपाय नहीं है, वो तो मतलब एक्सचेंज डिफरेंस ही जाएगा। अब ये बोरोविंग कॉस्ट एक्चुअल में कैपिटलाइज होगा कि ये पीएल में जाएगा, फिर तो इंडेक्स 23 समझेगा, लेकिन फिलहाल इसको बोरोविंग कॉस्ट मानेंगे इसको हम लोग। तो पूरा बोरोविंग कॉस्ट अब कितना हो गया पता है, एक्चुअल में इंटरेस्ट पेमेंट 49, और जो हम लोग एडजस्ट किए 1,08,000, ये वही अमाउंट है जो हम लोगों ने यहाँ पर इंडिया में पे करना था एक्चुअल, अगर लेते तो। हाँ सर, अगर ऐसा होता ना कि मान लो हमारा जो यहाँ पर, मान लो हमारा जो लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना, हमारा जो लाइबिलिटी यहाँ पर जो बढ़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सर अगर मान लो 50,000 ही बढ़ता, सिर्फ 50,000 बढ़ता मान लो, और हमारा 59 सेविंग हो रहा था, तो ठीक है ना, अप टू दिस अमाउंट बोरोइंग कॉस्ट, पूरा का पूरा 50 बोरोइंग कॉस्ट मान लो फिर आप, बढ़िया है ना, अप टू दिस कॉस्ट, इतना का तक का सेविंग जितना हुआ अप टू दिस अमाउंट हम लोग इसको मान सकते हैं बोरोइंग कॉस्ट, उसके ऊपर कुछ हुआ तो हो जाएगा आपका यहाँ पर अब एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ, आ जाओ, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग अभी। बोलता फंड्स में बी बोरोड, देखो क्या बोलता है, फंड्स में बी बोरोड इन फॉरेन करेंसी एंड इन सच केस अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट कॉस्ट लाइबिलिटी फॉर इंक्रीज इन एक्सचेंज डिफरेंस ऑल्सो अराइजेस, ऑब्वियस सा बात है, इंटरेस्ट कॉस्ट के अलावा ये भी आपका आएगा, एंड सेम विल बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन वुड हैव बीन टेकन इन द लोकल करेंसी। अगर 1,08,000 तक ही अगर है तो उसको वहां तक हम लोग मान सकते हैं, इंटरेस्ट प्लस लाइबिलिटी आपका जो बढ़ा यहां तक का कॉस्ट हम लोग मान सकते हैं, इसको हम लोग क्या बताओ, बोरोविंग कॉस्ट। कैसे निकालना है इसको, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट निकालना ऑन फॉरेन करेंसी लोन, जो कि आपका लोन $10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, $500 इंटू एक्सचेंज रेट ऑन रिपोर्टिंग, मतलब जिस दिन आप लोग को पे करना है ना, जिस दिन रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो उस दिन यह है 49,000। ठीक है, उससे बोलता है इंक्रीज इन लाइबिलिटी निकालो, तो अमाउंट ऑफ लोन 10,000 इंटू इंक्रीज हुआ है एक एक पे 8 रुपया का, तो 80,000 रुपया बढ़ गया। अच्छा, यही लोन अगर इंडिया में लेते तो क्या होता, आपने कितना का लोन लिया था, आपने लोन लिया था $10,000 का, करेंसी रेट उस दिन कितना 90 रुपया था, तो 9 लाख रुपया का लोन मिलता, और अगर इंडिया में लिए होते तो 12% के हिसाब से 1,08,000 रुपया ही लगता। तो यहाँ पे क्या बोलते, देखो स्टेप 4 में बोरिंग कॉस्ट निकालना हम लोग को, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इन स्टेप 2 जो 80,000 रुपया था, टू द एक्सटेंड ऑफ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोकल करेंसी बोरोइंग एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग, मतलब कितना 59,000, टू द एक्सटेंड ऑफ दिस अमाउंट हम लोग क्या बोलेंगे, विल बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट एंड एक्सेस पार्ट इफ एनी शैल बी ट्रीटेड एज एक्सचेंज डिफरेंस एज पर इंडेक्स 21। बोलो क्लियर है क्या। अब इसके ऊपर यहां तक एक क्वेश्चन जो है हम लोग वो भी देखते आ जाओ यहाँ पर। बता पी लिमिटेड has taken a loan of $1,000 on 1st April 2021 at an interest rate of 4% per annum payable on annual basis, मतलब इस पे 1,00,000 का 4%, $40 का इंटरेस्ट इस पे बनेगा। ऑन 1 अप्रैल 2021 द एक्सचेंज रेट
बिटवीन द करेंसीज जो था हमारा वो 40 रुपया था पर डॉलर। बट कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट कुड हैव बीन बोरोड बाय पी लिमिटेड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लोकल करेंसी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। हम लोग यहाँ पर ले सकते थे 12% पे। बट मस्ती देख रहे हो इनका, वो वाला मस्ती देख रहे हो इनका, क्या किया ये लोग। Compute the borrowing cost to be capitalized for the construction of plant by P Limited for the period ending on this date if the exchange rate on reporting date जो था हमारा वो 50 रुपया हो गया। तो आप देखो यहाँ पर इनको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा पता है, $40 इंटू 50। यहाँ पर इनको 2,000 रुपया आएगा, 20,000 रुपये, 20,000 आएगा आई थिंक। अच्छा 2,000 आ रहा, ठीक है। तो इनको यहाँ पर $2,000 का इनको यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना होगा। बट इसके साथ साथ इस 2,000 के साथ साथ पता क्या हुआ है, इनका लाइबिलिटी बढ़ गया है। इन्होंने $1,000 का लोन लिया था और हर एक डॉलर पे 10 रुपया बढ़ गया है, मतलब 10,000 रुपया बढ़ चुका है टोटल। तो यहाँ पर टोटल इनका लग चुका है 12,000 रुपया। यही लोन अगर इंडिया में लिया होता ना तो उस दिन इनके हाथ में कितना आता, 1,000 रुपया, $1,000 इंटू 40 रुपया, मतलब इनके हाथ में 40,000 रुपया आया होता। और इंटू 12% इनको खाली 4,800 पे करना होता, जिसके चक्कर में कितना दे रहा है, 12,000 दे रहा है। तो इंटरेस्ट में सेविंग कितना हुआ था, 2,800 रुपया। तो 2,800 रुपया का जो एक्सचेंज डिफरेंस है ना वो हम लोग बोरोइंग कॉस्ट में लेके चल जाएंगे और बाकी 7,200 रुपया हमारा एक्सचेंज डिफरेंस जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर बनाया होगा। तो पहले अगर जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा था इतना आ रहा था यहाँ पर 2,000, 10,000 का इंक्रीज हुआ लाइबिलिटी, और इंडिया में ले तो 4,800 लगता है। इसका मतलब टोटल 2,800 रुपया जो है यहाँ पर बोरोविंग कॉस्ट हम लोग कंसीडर कर लेंगे एक्सचेंज डिफरेंस वाला, और बाकी जो है 7,200 वो कहाँ जाएगा, इंडेक्स 21 समझेगा उसको। ठीक है सर। बट बोल रहा देखो अगर यही ना हम लोग, अगर जो रेट है ना 50 हुआ है, अगर खाली 41 होता तो हाँ तो फिर मजा आ जाता। अब देखो इंटरेस्ट कितना लगता, $40 इंटू 41, 1640 आ रहा है क्या, 40 इंटू 41, ये 1640, ये खाली इतना लगता है ना। और लाइबिलिटी कितना बढ़ रहा है, $1,000 पे एक, मतलब 2640 टोटल आ रहा है यहाँ पर। और ये इंडिया में कितना आता, इंडिया में होता 4,800 रुपया तक का। सेविंग कितना हो गया, सेविंग हो गया 4,800 माइनस 1640, सेविंग 3,160 हो गया है। मतलब भाई पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस है ना, पूरा का पूरा मान लो बोरोइंग कॉस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर तो, है ना। पूरा मान लो बोरोइंग कॉस्ट। देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, आपका यहाँ पर 1,000 रुपया का लाइबिलिटी बढ़ा है, तो सेविंग ने बहुत ज्यादा है। पूरा का पूरा यहाँ पर जो 1,000 रुपया ना उसको बोरोइंग कॉस्ट में कंसीडर कर लो। मतलब क्या, ये 1640 प्लस 1,000 2640 पूरा मान लो बोरोइंग कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पूरा बोरोइंग कॉस्ट है ना इंडियन रुपीज के हिसाब से जो लगता इंडियन करेंसी में अगर लोन लेते तो उससे नहीं बढ़ रहा। ठीक है चलो, यहाँ तक आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर तो है। बड़ा समझो क्या होता है। अब मान लो ये लोन ना रीपे नहीं हुआ है, ये लोन क्या अभी तक रीपे नहीं हुआ है। अब ये 50 रुपया के बेस पे आपको चीजों को लेकर चलना आगे, ठीक है। आप समझो क्या हुआ, लोन अगर रीपे नहीं हुआ है अभी भी, तो ये जो पहला वाला केस था ना, पहला वाला केस, पहला वाला में याद होगा आपको, $1,000 का लोन था, 10 रुपया करके बढ़ा था, 10,000 रुपया आपका ये एक्सचेंज लॉस आया था, जिसमें से आपने 2,800 रुपया कंसीडर किया था बोरोविंग कॉस्ट, और बाकी 7,200 आप लोग 21 में ले गए थे, इंडेक्स 21 में एक्सचेंज लॉस। ठीक है, ये जो लॉस होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज लॉस, क्योंकि अभी तक पेमेंट तो हुआ नहीं है, अभी तक पेमेंट तो नहीं हुआ ना लोन का, लोन रीपे हुआ है क्या, नहीं। नेक्स्ट ईयर तो फिर से लाइबिलिटी बढ़ सकता है या घट सकता है, तो बढ़ा तो फिर तो यही करना जो हम लोग कर रहे हैं हर बार, लेकिन अगर घट गया तो, क्योंकि एक्चुअल ने पेमेंट थोड़ी की हम लोग अभी तक। आपने बोल दिया कि सर देखो हमारा जो $1,000 का जो लोन दिख रहा था वो आज के दिन में 50,000 दिख रहा है रुपया में, लेकिन यही कल अगर गिर के रेट अगर 48 अगर हो गया ना, तो नेक्स्ट ईयर ये लोन 48,000 दिखेगा और आपको यही पे करना होगा। इसका मतलब जब तक ये रीपे नहीं होता है तब तक ये लॉस जो हम लोग बुक कर रही है सबका सब अनरियलाइज्ड लॉस है। तो अगर कोई ऐसा अनरियलाइज लॉस अगर है ना, और नेक्स्ट ईयर जाके वो गेन अगर हो जा रहा है,
नेक्स्ट ईयर जाके गेन हो जा रहा है। तो ध्यान रखना, जितना अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट अनरियलाइज लॉस ना, जितना अमाउंट हमारा गेन हो रहा है जो कि बोरोविंग कॉस्ट माने थे हम लोग पहले, वो क्या करो आप इस बार बोरोविंग कॉस्ट में एडजस्ट कर देना। जैसे मान लो क्या हुआ, देखो पहला केस अगर आप देखो ना यहाँ पर, तो 48 रुपीज हो गया यहाँ पर। तो 48 हुआ ना, तो 50 का अगर मांग के चलते हैं तो 2 रुपया फायदा हो गया हमारा, 2 रुपया गेन हो गया। और वो अनरियलाइज लॉस था, अभी तक रीपे तो हुआ नहीं था। तो ये 2 रुपया मतलब 2000 का फायदा हो गया। तो ये 2000 फायदा हुआ ना, हम लोगों ने कितना बोरोविंग कॉस्ट कंसीडर किया था लास्ट ईयर इसमें एक्सचेंज वाला, 2800। तो पूरा का पूरा 2000 आप कंसीडर कर लेना। तो अच्छा, इसका मतलब सर ये हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये पूरा हम लोग पढ़ो यहाँ पर क्या बोलता है। ऑन 31 एक्सचेंज रेट वॉज ₹48 रिजल्टिंग इन टू अ गेन ऑफ ₹2000 will be treated as adjustment in the borrowing cost to the extent earlier loss recognized as borrowing cost, जो कि 250 था, मतलब पूरा का पूरा हो जाएगा। लेकिन यही मैं अगर बोलूं कि नहीं देखो 44 रुपीज हो गया है रेट, तो भैया 50 से गिर के अगर ये 44 हो गया ना, 6 रुपए का फायदा हो गया। और 6 रुपए का फायदा मतलब $1000 पे 6000 रुपया हो गया है। आप बताओ कितना आपने बोरोइंग कॉस्ट कंसीडर किया था लास्ट ईयर, 2800 ना। तो आप मैक्स टू मैक्स 2800 रुपया ही आप ले सकते हो, बाकी जो 3200 दिख रहा है आपको, वो आपको इंडेक्स 21 में लेके जाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? तो बोलता है कि अगर ये 44 हो गया ना, तो फिर पता है क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो 6000 का फायदा हुआ ना, इसमें से जो 2800 हुआ ना, 2800 उतना तक तो हम लोग बोरोइंग कॉस्ट में एडजस्ट कर देंगे, इस साल का हम लेस कर देंगे। बाकी 3200 जो हम लोग इसको इंडेक्स 21 में ले जाएंगे। ठीक है सर। बट सर अगर मान लो ऐसा होता कुछ एक लोन रीपे हो गया होता, तो ठीक है, और वो भी केस देख लेते हैं हम लोग। ऐसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ यूएसडी 600, मतलब क्या, $600 का लोन जो है रीपे हो जाता और 400 का अभी भी वो अनपेड रहता, तो क्या होता, और रेट जो है 44 हो जाता। अच्छा, तो आप देखो नॉर्मल सा बात है यहाँ पर, $400 पे अभी भी बचा हुआ है पेमेंट करना, और इस पे 6 रुपए का फायदा, मतलब कितना हुआ 2400। अरे सर बढ़िया है ना, हम लोगों ने 2800 लिखा था, 2400 पूरा का पूरा हम लोग एडजस्ट कर दे क्या? नहीं, आप ध्यान से समझो चीजों को। आपने जो ये 2800 किया था ना, इसमें आप लोन को दो भाग में कर दो अब, एक $600 का लोन और एक $400 का लोन। ये 2800 रुपया जो अपने बोरोविंग कॉस्ट लास्ट ईयर माना था ना, उसमें $600 का लोन और $400 का लोन। ये जो $600 का लोन है ना, ये रीपे हो चुका है, ये अब रियलाइज लॉस है, क्योंकि आपने उसी रेट पे पेमेंट कर दिया ना लास्ट ईयर। तो ये तो आपका रियलाइज लॉस हो गया। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनरियलाइज लॉस को ही हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ये तो रियलाइज लॉस है। अच्छा, तो ये अनरियलाइज लॉस कितना हमारा, हमारा अनरियलाइज लॉस जो है ना, वो 400 डिवाइड बाई 1000 करो, कितना आ रही है, 1120 है। तो 1120 ही अनरियलाइज है। तो यहाँ पर आउट ऑफ 2420 ना, 1120 हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं बोरोइंग कॉस्ट में, बाकी हम लोगों को यहाँ पर इंडेक्स 21 में लेके जाना होगा। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलता है क्या, एज लोन ऑफ $600 हैज बीन रीपेड ऑन 31/3/22, देयर वॉज रिमेनिंग लोन ऑफ $400 विच इज स्टिल अनपेड ऑन 31/3/23। ऑन 31/3/23 देयर वॉज अ गेन ऑफ 400 इंटू 6 करके करोगे अगर यहाँ पे, तो आएगा ₹24 ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी रेट। This gain to the extent of unrealized exchange loss recognized as borrowing cost, जो कितना था 2800 इंटू 400/1000, 1120 हम लोग इसको ट्रीट कर देंगे हम लोग एडजस्टमेंट टू द बोरोविंग कॉस्ट, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारा एक्सचेंज गेन इंडेक्स 21 समझेगा। सर इसका नोट्स नहीं है क्या? अरे सब कुछ का नोट्स है भाई, ऐसे कैसे नहीं रहेगा इसका नोट्स, आ जाओ। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, मतलब ना ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये नोट्स अगर आपके पास है ना, बहुत ही इजी वे में आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, हाउएवर इफ देयर इज एन अनरियलाइज्ड एक्सचेंज लॉस, कौन सा लॉस? Unrealized exchange loss which is treated as an adjustment to the interest and subsequently there is realized और unrealized, मतलब नेक्स्ट ईयर जाके या तो आपने रीपे कर दिया या फिर नहीं भी किया है, गेन अगर दिख रहा है, रियलाइज या फिर अनरियलाइज गेन अगर दिख रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेटलमेंट और ट्रांसलेशन। सेटलमेंट होगा तो पेमेंट, ट्रांसलेशन कब होता है? जब हम लोग का रीपे अभी नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंडियन रुपीस में, है ना। तो ट्रांसलेशन ऑफ द सेम बोरोइंग मतलब जो अभी तक रीपे नहीं हुआ, मतलब उसका बात कर रहे हैं, जो अभी अनरियलाइज मतलब $400 का। द गेन टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एडजस्टमेंट शुड आल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एडजस्टमेंट टू द
इंटरेस्ट जो लास्ट ईयर रिकॉग्नाइज हुआ था एज एन एडजस्टमेंट, उस समय ऐड हुआ था ना, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ा था ना, अब बढ़ जाएगा, गेन हुआ इस बार। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो आप देख रहे हो 1 घंटा 5 मिनट के अंदर हम लोगों ने पूरा इसको रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन होगा यहाँ पर होगा इंडेक्स 36 का। आई होप आपको ये पूरा अच्छी तरह से क्लियर है। तो आप ये जो यहाँ पर जो दिया हुआ ना, ये पीडीएफ ये पक्का से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे जाके, ये बहुत आपको काम आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये रिवीजन सीरीज अगर अच्छा लग रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, थोड़ा हमें ये मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके पक्का जाना कि आपको कैसा लग रहा है वीडियोस, ठीक है। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।